बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद मोहसिन और आज हम लोग 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 और उसका लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 4 उसका नेम स्ट्रक्चर ऑफ मालिक्यूल्स, मालिक्यूल्स की साख्त। और आज हम लोग पहले लेक्चर में इसका इंट्रोडक्शन पहले पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे जो इर्द गिर्द चीज़ें पाई जाती हैं हम उनको क्या बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमारे सराउंडिंग्स में जितनी चीज़ें भी पाई जाती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर, मादा। मादा क्या होता है? एनीथिंग विच हैज़ ए मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस। हर वो चीज़ जो के वजन रखती है और जगह घेरती है उसको क्या बोलते हैं? मादा बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मादा जो है ये स्मॉल यूनिट से मिलके बना हुआ होता है, छोटे छोटे पार्ट से मिलके बना हुआ होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटम्स बोलते हैं। मादा स्मॉल यूनिट से मिलके बना होता है, ये इनको हम लोग बिल्डिंग यूनिट्स भी बोलते हैं। स्मॉल यूनिट्स, बिल्डिंग यूनिट्स, जिसको क्या बोलते हैं? एटम्स। एटम्स से मिलके बना हुआ होता है। तो डियर स्टूडेंट, एटम्स मिलके क्या करते हैं? एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। एटम्स आपस में मिलके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन ये राइज होता है कि एटम्स आपस में मिलते किस तरह हैं। तो डियर स्टूडेंट, एटम्स आपस में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से मिलते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। एक बॉन्ड होता है जिसके तहत एटम्स आपस में मिलके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले कि हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मादा बोलते हैं। और मादा बिल्डिंग, स्मॉल बिल्डिंग यूनिट से मिलके बना हुआ होता है, जिनको हम लोग एटम्स बोलते हैं। और एटम्स आपस में मिलके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। एटम्स आपस में मिलते किस तरह हैं? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। केमिकल बॉन्ड के जरिए एटम्स एक दूसरे से मिलते हैं। तो केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन क्या होगी? बॉन्ड, the force responsible for binding the atoms together in a molecule are called chemical force or chemical bonds। वो कुव्वत जो एटम्स को मॉलिक्यूल्स के अंदर जोड़े रखती है, एक दूसरे के साथ मिला के रखती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल फोर्स बोलते हैं या फिर केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। तो इसको उर्दू में मैं बता देता हूँ, ये अक्सर डेफिनेशन आ जाती है। वो फोर्सेस जो मुख्तलिफ एटम्स को एक मॉलिक्यूल में जोड़े रखती हैं, केमिकल फोर्सेस या केमिकल बॉन्ड कहलाती हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये था कुछ इंट्रोडक्शन। अब आगे पढ़ते हैं।
वाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स, के एटम्स केमिकल बॉन्ड बनाते क्यों हैं? वाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड? एटम्स केमिकल बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं? तो डियर स्टूडेंट, ये एक यूनिवर्सल रूल है, मीन्स के हर जो चीज़ पाई जाती है यूनिवर्स के अंदर वो अपने आप को स्टेबल बनाना चाहती है, स्टेबल रखना चाहती है, वो अपने आप को रिएक्टिव नहीं रखना चाहती। तो इट इज़ ए यूनिवर्सल रूल दैट इट इज़ ए यूनिवर्सल रूल दैट everything in this world tends to become more stable. मोर स्टेबल का मतलब है मुस्तहकम, कि हर चीज़ यूनिवर्स के अंदर जो मौजूद होगी या वर्ल्ड के अंदर जो मौजूद होगी वो अपने आप को मुस्तहकम देखना चाहती है, मुस्तहकम रखना चाहती है। ये एक यूनिवर्सल असूल है कि हर चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहकम होने पर मायल होती है, कि हर चीज़ अपने आप को मुस्तहकम रखना चाहती है इस दुनिया के अंदर। अब वो मुस्तहकम किस तरह रखेगी? जब हम लोग केमिस्ट्री की तरफ आते हैं तो फिर केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि हर चीज़ अपने आप को क्या करना चाहती है? नोबल गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल करना चाहती है। नोबल गैस, हर चीज़ नोबल गैसेस। आखिरी ग्रुप के जो गैसेस हैं, आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल के अंदर आखिरी ग्रुप पढ़ा था, उसमें ग्रुप नंबर 18 जो है उसकी अंदर जो एलिमेंट्स हैं जिनको हम लोग नोबल गैसेस बोलते हैं, इनर्ट गैसेस बोलते हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ये सारी नोबल गैसेस हैं। तो हर चीज़ किस तरह अपने आप को स्टेबल रखेगी? वो कोशिश करेगी कि उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो नोबल गैसेस जैसी हो जाए। तो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसी होती है? हम लोग इसको जनरल वे से लिखें, जनरल तरीके से लिखें तो हम लोग बोलते हैं कि नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2 NP6 होती है। मीन्स के ये जो N है ये कोई भी S शेल हो सकता है, 1S भी हो सकता है, 2S भी हो सकता है, 3S भी हो सकता है। इसी तरीके से जो NP है ये कोई भी P शेल हो सकता है, जैसे 1P है, 2P है, 3P है, कोई भी हो सकता है। तो S के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, जबकि P के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। आप लोगों को पता है ये S और P के सब शेल हैं। तो ये सब शेल S कोई भी हो सकता है, 1S भी हो सकता है, 2S भी हो सकता है, 3S भी हो सकता है। इसी तरीके से P सब शेल जो है ये कोई भी हो सकता है, 1P हो सकता है, 2P हो सकता है, 3P हो सकता है, 4P हो सकता है। तो इसमें P में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। इसी तरह S के अंदर टोटल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसमें हीलियम एक ऐसा एलिमेंट है जो कि
1s2 2s2 पे उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जाके ख़त्म हो जाती है। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं जो कि नोबल गैसेज होती हैं, नोबल गैसेज जितनी भी हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन p पे जाके ख़त्म होती है और p वाला कंप्लीट सब शेल होता है। तो डियर स्टूडेंट, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, वो उसमें s सब शेल कह लें या p सब शेल कह लें, उसके अंदर कंप्लीटली फील्ड होते हैं वो, उसके अंदर s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हर चीज़ जो है यूनिवर्स के अंदर वो अपने आप को स्टेबल किस तरह करेगी कि वो कोशिश करेगी कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैसेज जैसी हो जाए। अब नोबल गैसेज जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाए तो इसका मतलब है कि हर चीज़ की ये कोशिश होगी कि उसके आखिरी शेल के अंदर 2 या 8 इलेक्ट्रॉन आए। हर चीज़ जो भी यूनिवर्स के अंदर पाई जाएगी उसके आखिरी शेल के अंदर 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स आए। तो डियर स्टूडेंट, अगर आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उसको हम लोग बोलते हैं डुप्लेट रूल। कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, जैसे हीलियम है, हाइड्रोजन है, इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैसे एक इलेक्ट्रॉन है, जब इसके अंदर एक और इलेक्ट्रॉन आ जाता है, जैसे हीलियम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसको हम लोग डुप्लेट रूल बोलते हैं। और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनको हम लोग ऑक्टेट रूल बोलते हैं। डुप्लेट 2 से निकला है। तो इसकी डेफिनेशन डुप्लेट रूल की, अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स in valence shell is called duplet rule। ये अक्सर डेफिनेशन आ जाती पेपर्स में। वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल कौन सा होता है, आखिरी शेल। वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन का हसूल या हासिल करने को इलेक्ट्रॉन हासिल करने को डुप्लेट रूल कहते हैं। इसी तरीके से ऑक्टेट रूल होता है। अगर आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेन से निकला है ऑक्टेट, ऑक्टेट रूल attaining of 8 electrons in valence shell attaining of 8 electrons in the valence shell is called octet rule। वैलेंस शेल में शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हासिल करने को ऑक्टेट रूल कहते हैं। जैसे अगर हम लोग हीलियम को देखो, हीलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में भी 2 इलेक्ट्रॉन। सॉरी, इसका हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2 होता है। 4 इसका एटॉमिक मास होता है, तो इसका एक ही शेल होता है और शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं। जबकि अगर आप लोग हीलियम के अलावा नियॉन को देखो तो नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, तो इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 8। तो यूनिवर्स के अंदर
जो भी चीज़ होगी, जो भी एलिमेंट होगा, उसकी कोशिश होगी कि उसके आखिरी शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए या 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, और इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाए जिस तरह नोबल गैसेस की होती है। तो डियर स्टूडेंट, आगे एक क्वेश्चन बनता है कि वाई नोबल गैसेस आर नॉट रिएक्टिव, कि नोबल गैसेस रिएक्टिव क्यों नहीं होती। Why noble gases are not reactive? Noble gases reactive क्यों नहीं होती। तो नोबल गैसेस हैव 2 or 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। नोबल गैसेस के आखिरी शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इनका आखिरी शेल क्या होता है, वो कंप्लीटली फिल्ड होता है। आखिरी शेल जो वैलेंस शेल है वो क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है। आखिरी शेल कंप्लीटली फिल्ड होता है, या आप लोग कह लें कि वो मुकम्मल होता है। आखिरी शेल इलेक्ट्रॉन से मुकम्मल होता है। मुकम्मल होने की वजह से नोबल गैसेस ना तो इलेक्ट्रॉन देती हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं। तो नोबल गैसेस नॉट लूज इलेक्ट्रॉन, नॉट गेन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनका आखिरी शेल क्या होता है, वो मुकम्मल होता है। ना इलेक्ट्रॉन देती हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन लेती हैं। आखिरी शेल मुकम्मल होने की वजह से ना ही ये इलेक्ट्रॉन लेती हैं ना ही इलेक्ट्रॉन देती हैं। इनके आखिरी शेल में क्योंकि स्पेस होती नहीं है, वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, इस वजह से नोबल गैसेस रिएक्टिव नहीं होती। तो डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि यूनिवर्स के अंदर जो भी चीज़ होती है वो अपने आप को क्या करना चाहती है, स्टेबल करना चाहती है, और अपने आप को क्या करना चाहती है, स्टेबल करना चाहती है, या नोबल गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल करना चाहती है। तो इस मकसद के लिए कि हर चीज़ की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैस जैसी हो जाए, तो वो किस तरह ये नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल कर सकती है, नोबल गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल कर सकती है। तो इसके लिए 3 वेव्स हैं। There are 3 waves. There are 3 waves to accommodate 8 electrons in the valence shell of atoms. एटम्स को आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हासिल करने के लिए 3 रास्ते हैं। उसके लिए 3 रास्ते हैं या 3 मुख्तलिफ तरीके हैं।
मुख्तलिफ तरीके हैं। अब वो तरीके कौन कौन से हैं ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। एक, बाय गिविंग वैलेंस by giving valence shell electrons to the other atoms, by giving valence shell electrons to other atoms, दूसरे एटम्स को एक एटम अपने आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन दे दे तो टू दी अदर एटम्स, दूसरे एटम्स को अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स देकर, डोनेट करके। तो डियर स्टूडेंट, ये किस वक्त पॉसिबल होता है? जब किसी भी एटम के आखिरी शेल में 3 या 3 से कम इलेक्ट्रॉन हो। जब किसी एटम के आखिरी शेल में 3 या 3 से कम इलेक्ट्रॉन हो तो वो इलेक्ट्रॉन दे देता है किसी दूसरे एटम को, और इस तरीके से अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है। दूसरा वे, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर एटम, या इलेक्ट्रॉन लेके, या इलेक्ट्रॉन दे के, या फिर इलेक्ट्रॉन लेके, बाय gaining electrons from other atoms। दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन्स हासिल करके। अब कौन से एटम दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन हासिल करते हैं? वो वाले एटम जिनके आखिरी शेल में 5 या 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। देते कौन से हैं? वो वाले एटम जिनके आखिरी शेल में 3 या 3 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे। और लेते कौन से? वो वाले एटम जिनके आखिरी शेल में 5 या 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स हासिल करेंगे। इसी तरीके से तीसरा वे कौन सा है? तीसरा मेथड कौन सा है? दूसरे एटम्स के साथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करके, बाय शेयरिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, by sharing valence electrons with other atoms। दूसरे एटम्स के साथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके। तो डियर स्टूडेंट, ये 3 वेव्स हैं, 3 मुख्तलिफ तरीके हैं जिनसे कोई एटम अपने आप को स्टेबल कर सकता है, अपने आखिरी शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर सकता है। और मीन्स के हम लोग 2 तो यहाँ पे बहुत कम ही एलिमेंट हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर करेंगे कि बहुत सारे एटम्स अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहते हैं। तो वो 8 इलेक्ट्रॉन कौन से मेथड से पूरे करेंगे? ये 3 मेथड्स हैं, इलेक्ट्रॉन दे के, या इलेक्ट्रॉन लेके, या फिर इलेक्ट्रॉन शेयर करके। तो डियर स्टूडेंट, इसका मतलब है कि जितने भी एटम्स हैं ये एक नेचुरल बिहेवियर है, या नेचुरल आप लोग कह लें कि टेंडेंसी है कि उनके आखिरी शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अगर 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होंगे किसी भी एटम के आखिरी शेल में तो वो अपने आप को क्या समझेगा? वो स्टेबल समझेगा। और अगर 2 या 8 इलेक्ट्रॉन से कम होंगे किसी भी एटम के आखिरी शेल में तो वो अनस्टेबल एटम होगा। तो डियर स्टूडेंट, इसमें हमें किस तरह पता चलेगा पीरियोडिक टेबल के अंदर कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं? तो डियर स्टूडेंट, अगर आप लोग एक्सट्रीम लेफ्ट पे देखें तो ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं जैसे सोडियम, लिथियम,
लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है और इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसी तरीके से सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और इसके आखिरी शेल में भी कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन। पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, इसके आखिरी शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इनके आखिरी शेल में 3 या 3 से कम इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन देते हैं। और अगर आप लोग ग्रुप 17 देखें, 17 जैसे फ्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर 9 है, तो इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में होते हैं। तो इसके आखिरी शेल में 5 या 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लेगा। तो इसी तरीके से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सारों के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। तो इसका मतलब है प्रोडक्ट टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका ग्रुप देखा जाएगा कि वो कौन से ग्रुप में मौजूद हैं और ग्रुप की बेस पे ये डिटरमिन किया जाएगा, ये पता लगाया जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं एलिमेंट या फिर इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आखिरी ग्रुप के अंदर आखिरी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद पर डिपेंड करता है कि ये एलिमेंट दे सकता है या ले सकता है। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि 3 या 3 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे किसी एटम के आखिरी शेल में तो वो इलेक्ट्रॉन देगा, और अगर 5 या 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा। तो डियर स्टूडेंट, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे बॉन्ड्स हैं जो एटम्स को मॉलिक्यूल्स के अंदर जोड़े रखते हैं, या इलेक्ट्रॉन देने से, लेने से या शेयर करने से जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड होता है। तो इंशाअल्लाह ताला ये सब कुछ नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।